प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के टॉपिक को लगभग फिनिश कर दिया है। हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी करा, डबल इंटीग्रेशन को कैसे इवेल्युएट किया जाता है ये भी पढ़ा, लिमिट कैसे निकाली जाती हैं अगर हमें रीजन दिया हुआ हो और उस रीजन में हमें डबल इंटीग्रल के लिए एक्स वाई की लिमिट्स निकालनी हो। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाभदायक रहे होंगे और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग डबल से आ जाते हैं कहां पर विद्यार्थियों, ट्रिपल इंटीग्रल के ऊपर। और अब हम लोग तीन इंटीग्रल साइन का यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन को डिफाइन करने के लिए। सो दैट इंटीग्रल जिसमें ये तीन इंटीग्रल साइन होंगे, कई बार तीन इंटीग्रल साइन भी होते हैं और कई बार क्या कहते हैं एक इंटीग्रल साइन होता है और नीचे वी का निशान लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इट्स अ ट्रिपल इंटीग्रल। क्या होता है ये? ट्रिपल इंटीग्रल होता है बच्चों। ठीक, अब ट्रिपल इंटीग्रल को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल भी उसको कहते हैं। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि भैया इस ट्रिपल इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल क्यों कहते हैं? उसका कारण यह है कि इस ट्रिपल इंटीग्रल की जो लिमिट्स होती हैं उन लिमिट्स से जो एक स्पेस क्रिएट होता है ना, वो एक वॉल्यूम होता है। इट मीन्स दैट कि इन तीन लिमिट्स से, ये बेसिकली तीन लिमिट्स तीन वेरिएबल की होंगी, एक्स वाई जेड की लिमिट्स, तो इन तीन लिमिट से एक वॉल्यूम क्रिएट होता है और आप वॉल्यूम पर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हो। तो इससे इसी के कारण, उस वॉल्यूम के कारण, है ना, बिकॉज वो तीनों लिमिट जो हैं वो वॉल्यूम को जनरेट कर रही होती हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक वॉल्यूम इंटीग्रल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ये जो माउस है ना, ये माउस है, इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट। सो ये अगर इसकी कोई, इसको आप कोऑर्डिनेट स्पेस में अगर इसकी इक्वेशंस बना लें कि भाई एक्स वाई प्लेन पर ये क्या है, जेड एक्स वाई प्लेन पे क्या है, लाइक दैट। सो आप x का, y का, है ना, एक्स वाई एक्सिस पे ये नीचे वाला आ जाएगा और z के लिए ये ऊपर वाला। तो अगर एक्स वाई प्लेन पर आप इसका x और y पर क्या क्या कहते हैं डायमेंशन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, वेदर इट इज अ फंक्शनल वैल्यू और इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और z के अराउंड इसका कैसा वेरिएशन है। सो आप यहाँ पर x का, y का और z का जब क्या निकाल लेंगे, डायमेंशंस निकाल लेंगे, उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल की लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम इंटीग्रल में हमेशा क्या कहते हैं, आपको एक वॉल्यूम दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको इंटीग्रल करना है। मतलब v के लिए आपको हिंट दिया जाएगा कि वेयर v इज बाउंडेड बाय दिस 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 दिस, आपको पहचानना होगा वहां पर कि लिमिट्स कैसे निकाली जाएंगी। जिस तरह से आपने डबल इंटीग्रल में लिमिट निकाली थी, वैसे ही उसमें एक छोटा सा एडिशन और हो जाता है, क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन का। मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप लोगों ने डबल इंटीग्रल के लिए क्या करा था बच्चों, आप लोगों ने डबल इंटीग्रल के लिए एक्स वाई प्लेन बनाया था और एक्स वाई प्लेन में क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल की लिमिट को एक्सेस पे लेते थे और दूसरी के लिए स्ट्रिप बनाते थे। ऐसे ही करते थे ना, या तो ऐसा कर लेते थे या फिर ऐसी स्ट्रिप बना देते थे। ठीक ऐसा, लाइक दैट, और उससे लिमिट्स निकाल लेते थे। अभी वॉल्यूम में क्या होगा कि वॉल्यूम में एक तीसरा एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे बन जाएगा यहां पर यूं। तो उसके लिए क्या होगा कि एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स वाई प्लेन पर जो आपकी लिमिट से रीजन बनेगा, है ना, एरिया बनेगा, उसी एरिया में आपको एक और, जिसे कहें कि 3 डायमेंशनल स्ट्रिप खड़ी करनी है जेड एक्सिस के पैरेलल। तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो भी आपकी लिमिट से डिसाइड होगा, उस वॉल्यूम में क्या कहते हैं, z कहां से शुरू होकर कहां तक जाएगा, उससे z की लिमिट डिसाइड हो जाया करेंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप हाँ, एक स्फीयर है ना, समझिएगा बस केवल, है ना, अभी ज्यादा दिमाग नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, ये एक स्फीयर है, ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। और यदि क्या कहते हैं, इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखें और 3D में इसको प्लॉट करें, तो ये एक स्फीयर है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस कितनी है, 1 है। सो सेंटर 1, रेडियस भी सेंटर 0 0 0 और रेडियस 1, इसको अगर आप लेकर चले जाएंगे एक्स वाई जेड स्फीयर और इस स्पेस में, तो आपको बेसिकली 8 भागों में बटा हुआ एक, मतलब 8 ऑक्टेंट होते हैं पूरे 3D में,
तो एक ऑक्टेंट में अगर आप इसका पार्ट देखोगे तो वो बेसिकली कैसा होगा, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, सपोज दैट। सो एक हिस्से में जब आप इसको बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा करके, ठीक है। मतलब तरबूज के 8 भाग कर दो तो जो एक भाग बचेगा ना, वो एक एक्स वाई जेड जो पॉजिटिव ऑक्टेंट है जिसमें तीनों पॉजिटिव हैं, वहां पर ये दिखेगा। तो अभी एक्स वाई प्लेन पे अगर आप इसको देखोगे ना, तो एक्स वाई प्लेन पे ये ऐसा ट्राइंगल की तरह दिखेगा, यू, है ना, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा घुमा हुआ दिखेगा। अभी एक्स वाई की लिमिट तो निकालना तुम्हें आता है कि मान लो एक्स की लिमिट को ऐसे ले लिया, तो वाई की लिमिट के लिए हम लोग इसमें स्ट्रिप बना देंगे ऐसे। लेकिन z की लिमिट अगर निकालना होगी तो इसके ऊपर तुम्हें इस तरह से एक पिलर बनाना पड़ेगा, है ना, ये भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव होगा। तो सपोज दैट आप इस वॉल्यूम पर जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट में स्थित है और इस स्फीयर का भाग है, उस वॉल्यूम पर आपको किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट निकालना मैं तुम्हें सिखा रहा हूं बेसिकली कि लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो देखो, x और y की लिमिट के लिए तो तुम्हें एक्स वाई प्लेन पे आ जाना पड़ेगा, है ना। सॉरी, मैं यहां पर गलत बना गया कि यहां पर हाँ, बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है वो एक्स वाई प्लेन पे एक सर्कल की तरह दिखाई देगा आपको, यूं, ठीक है। सो अभी एक्स और वाई की लिमिट कैसे निकालोगे, जैसे एक्स वाई प्लेन पे ये स्फीयर जो है ना वो एक सर्कल की तरह रहेगा, ठीक है। तो इट्स अ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो एक्स की लिमिट तो हो जाएगी बच्चों 0 to 1, और वाई की लिमिट के लिए स्ट्रिप बना देंगे हम लोग इस तरह से। तो वाई की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिमिट हो जाएगी y की। अब z की लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, z एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अच्छा, z एक्सिस तो इधर पर है तो अपन इसका नाम ही चेंज कर देते हैं, ओके। इसको यहाँ से नाम हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको z एक्सिस, यहाँ पे कर देते हैं y एक्सिस विद्यार्थियों, ठीक। सो एक्स वाई एक्सिस, ठीक। सो ये आपके पास में एक्स वाई प्लेन हो गया, उसमें ये जो नीचे आपका दिख रहा है हिस्सा वो इस तरह का है, यहाँ से एक्स वाई की लिमिट निकलेगी। ये सब आपको अज्यूम करना पड़ेगा बच्चों, बी केयरफुल, है ना। और z एक्सिस के पैरेलल के कहते हैं आप पिलर बनाएंगे, तो ये पिलर जो है ना ऊपर जो आपका स्फीयर का पार्ट होगा उसको टच कर रहा होगा। सो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, यहाँ पे z बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन से शुरू हो रहा है, नीचे से शुरू होता है तो वो लिमिट्स आती। और ऊपर खत्म कहाँ पर हो रहा है, ऊपर खत्म हो रहा है इस स्फीयर पर टच करते हुए। तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, इट्स अ पॉजिटिव z, तो इट्स अ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो z की लिमिट हो जाएगी 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आई होप कि आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा, बहुत हद तक नहीं, कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा। तो ये है बेसिकली 3D में जो वॉल्यूम होगा उसकी लिमिट को निकालने का तरीका, ठीक है। और आपके पास में कुल मिला के 6 तरीके होंगे, आप लिमिट उस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। आप अगर x को x एक्सिस पे ले रहे हो, y को y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बना के ले रहे हो, तो z एक्सिस को उसके पैरेलल लेंगे, ठीक है। या फिर किसी एक को क्या कहते हैं कांस्टेंट लेना है, आप किसी को भी लो, और बाकी दूसरे वाले को उस पर्टिकुलर प्लेन में जहाँ पर आपने पहले वेरिएबल को लिया है उसके साथ जो भी प्लेन बनाएगा, जैसे y को आपने x एक्सिस पे ले लिया, सॉरी y एक्सिस पे लिया, y की वैल्यू लिमिट को y एक्सिस पे लिया, तो अब x और z की लिमिट के लिए आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप क्या कहते हैं एक्स वाई प्लेन पे चले जाएं या फिर xz प्लेन पे चले जाएं, और फिर उसके बाद में तीसरे वेरिएबल के लिए 3D में उस वेरिएबल के उस एक्सिस के पैरेलल आपको स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। सो दिस इज द प्रोसीजर जिसकी मदद से आप लोग लिमिट निकालेंगे, किसकी, एक वॉल्यूम इंटीग्रल की। नाउ छोटी छोटी अब चीज़ें बता देता हूँ, डेफिनेशन जो आपको क्वेश्चंस को करते समय ध्यान रखना होगी। जैसे 3D मतलब जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, बेसिकली आप किसी भी वॉल्यूम इंटीग्रल को जब इवैल्यूएट करेंगे तो जनरली उसमें एक फंक्शन होगा जिसमें 3 वेरिएबल हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे dv लिखा हुआ होगा, dv का मतलब है कि आप एक वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक। इसी ट्रिपल इंटीग्रल को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड और dx dy
dz, ठीक है ना, इस तरह से भी लिखा जाता है। ओके, एंड ज्योमेट्रिकली इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि आप बेसिकली समेशन कर रहे होते हैं i इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट एफ एक्स आई वाई आई और जेड आई का किसके ऊपर, एक वॉल्यूम पार्ट के ऊपर। इट्स अ डेल एक्स आई, डेल वाई आई और डेल जेड आई, ठीक है। मतलब 3D में एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो एक छोटा सा वॉल्यूम क्रिएट करे, उसके साथ में जो भी फंक्शनल वैल्यू आएगी, है ना, उस सब का मल्टीप्लाई करके सम जब आप करेंगे तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल मिल जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई न्यूमेरिकली आप वैल्यू निकाल लेते हो वॉल्यूम इंटीग्रल की, लेकिन वो रिप्रेजेंट क्या करता है। सो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है, अगर उसमें ये जो फंक्शन है, अगर इसकी वैल्यू जो है विद्यार्थियों 1 है, ठीक है, क्या है, 1 है, तो ये जो है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि इसकी जो वैल्यू है वो 1 नहीं है तो उस केस में ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है ये मास को रिप्रेजेंट करेगा। किसके मास को, ठीक है, द्रव्यमान, हिंदी में मास उस वॉल्यूम का जिस पर आप इस फंक्शन को, उस वॉल्यूम का जिस पर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो। तो देखो ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्या कहते हैं, घनत्व, यानी कि डेंसिटी। तो ये जो फंक्शन होता है इस वॉल्यूम में डेंसिटी फंक्शन का काम करता है, और डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास हो जाता है। इसीलिए आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स में कई जगह पर, इवन इंजीनियरिंग में कई जगह पर, अगर आपको मास निकालना है किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का, तो उसमें ट्रिपल इंटीग्रल जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद्यार्थियों, ठीक। तो ये तो हो गई ट्रिपल इंटीग्रल में कंसेप्ट की बात, लिमिट कैसे निकाली जाएगी वॉल्यूम की उसकी बात, एंड देन इसके बाद में उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन। अभी आ जाते हैं कि अभी कोई ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। आइए उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। तो सामान्यतः आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें ट्रिपल इंटीग्रल की जो बनावट है वो कुछ ऐसी रहेगी विद्यार्थियों। आपके पास में मान के चल रहे हैं किसी एक वेरिएबल, सपोज दैट x जो है उसकी जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, दूसरा जो वेरिएबल होगा उसकी जो लिमिट्स हैं वो x के टर्म में रहेंगी, है ना, y की जो लिमिट्स हैं वो x के टर्म में हो सकती हैं, और तीसरा जो रहेगा z, उसमें आपको जो लिमिट्स हैं वो x और y के टर्म्स में मिल सकती हैं, ठीक है, g2xy, ठीक। मतलब कि 3 जो आपको लिमिट्स मिलने वाली हैं, इंटीग्रल मिलने वाले हैं, उसमें 3 वेरिएबल की लिमिट रहेंगी, किसी एक की कांस्टेंट जो कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक्सेस पे ली जाएगी, दूसरा उस वेरिएबल के टर्म्स में दूसरे वेरिएबल की लिमिट जो कि इस वेरिएबल और इस पर्टिकुलर वेरिएबल के मिलने से बनने वाले प्लेन पे निकाली जाएगी, और तीसरी जो लिमिट होगी उसमें तीसरा जो वेरिएबल होगा उसके पैरेलल, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सिस होगी उसके पैरेलल, लेकिन 3D में निकाली जाएगी, इसीलिए उसमें ये दोनों वेरिएबल इंक्लूड रहेंगे लिमिट में। क्लियर है? एंड दिस इज द फंक्शन, ठीक, एक्स वाई जेड, और यहां पे सामान्यतः dx dy और dz लिखा हुआ होगा। अभी इसमें परफॉर्म कैसे किया जाएगा, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट किया जाएगा, तो इट्स वेरी इजी, है ना। आपको यहां तक तो क्लियर है, यहां पर और बता देते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की लिमिट, जैसे यही वेरिएबल है, यहां पे z की लिमिट x और y के टर्म्स में है, तो आपको सबसे पहले जो है वो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट यू परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू z, देन सेकेंडरी आप y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे, y के रिस्पेक्ट में सेकेंडरी, है ना, ओके, लिमिट्स रखने के बाद में, क्योंकि आप जब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे उसमें xy को लिमिट के रूप में रखेंगे तो पूरा क्वेश्चन xy में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और उसमें y की लिमिट्स को रखेंगे तो पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब y और z खत्म। अभी लास्ट में क्या कहते हैं, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट आ जाएगा, और लास्ट में आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये कोई थंब रूल मैं आपको नहीं बता रहा हूं बच्चों, ये आपको तरीका बता रहा हूं जो आपको देखकर क्वेश्चन में पहचानना पड़ेगा कि मुझे किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रल करना है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए।
आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल किसके टर्म्स में दिया हुआ है। सपोज दैट यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, है ना, हाँ यहाँ पे लिख दिया 1 to 2 0 to x एंड 1 to x प्लस y, और सपोज दैट यहाँ पे x y z dx dy और dz लिख दिया। तो उस केस में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको लिमिट्स को देख के ध्यान देना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है आपको, क्योंकि यहां पर ये जो लिमिट है इसमें x प्लस वाई है, मतलब ये z की लिमिट है, इसमें केवल x है, इसका मतलब ये y की लिमिट है, और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये x की ही लिमिट होंगी लास्टली। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसमें z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, देन y के रिस्पेक्ट में, एंड देन लास्ट में x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो ये एक पहचानने का तरीका हुआ। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें पूरी की पूरी जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट ही है, मतलब है ही नहीं, उसमें वेरिएबल ही नहीं है, राइट, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपको दे दिया जाए, राइट, dx dy dz, यही इस तरह का एक प्रॉब्लम हम लोगों ने डबल इंटीग्रल में भी किया था। तो उस केस में कैसे पहचानेंगे कि कौन सी किसकी लिमिट है? तो उस केस में क्या कहते हैं, इसके ऑर्डर से आप पहचानेंगे। जो अंदर होगा तो अंदर वाली लिमिट उसकी है, जो दूसरे नंबर पर होगा वो दूसरे नंबर की लिमिट उसकी है, और जो तीसरे नंबर पर होगा बाहर वाली जो लिमिट है वो उसकी होगी। तो इस तरह से कांस्टेंट अगर लिमिट है वेरिएबल्स की, तो कौन किसकी लिमिट है ये सही सही जजमेंट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर बदल जाएगा। अगर आपने x की लिमिट को y समझ के लगा दिया, y की लिमिट को z समझ के लगा दिया, कंप्लीटली रॉन्ग, आप गलत रिजल्ट पे पहुंचेंगे, और हो सकता है कि आपको फिर मार्क्स भी ना मिले उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। तो चलिए आइए हम लोग अब कुछ वॉल्यूम इंटीग्रल के क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर में कुछ सिंपल से क्वेश्चन लेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल के, उनको सॉल्व करेंगे, ओके, और साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम लोगों को इंटीग्रल की लिमिट भी निकालना पड़ेगी। लेकिन आई होप कि उन क्वेश्चंस को यहाँ पे ना लेते हुए हमें उसे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इन इवैल्यूएटिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब कि क्षेत्रफल और आयतन निकालने में डबल और ट्रिपल इंटीग्रल का जो एप्लीकेशन है उस वाले पार्ट में लेके जाएंगे। तो वहां पर आप आसानी से समझ पाओगे कि किसी क्वेश्चन को कैसे कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलिए आइए कुछ सिंपल से क्वेश्चंस लेते हैं, इन्हीं को ले लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। सो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को लीजिए, एक अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है बीटेक के। सो दिस इज अ ट्रिपल इंटीग्रल क्वेश्चन, वॉल्यूम इंटीग्रल का क्वेश्चन है। लिमिट्स दी हैं 0 to a, 0 to x, 0 to x plus y to the power x plus y plus z dx dy dz, है ना। सो लिमिट्स देख के सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कांस्टेंट लिमिट्स हैं, तो दिख रहा है नहीं है। तो अगर कांस्टेंट लिमिट नहीं है तो फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो यहां पर लिमिट्स में x और y दोनों दिख रहा है, मतलब ये z की लिमिट है, ठीक है, और यहां पर केवल x दिख रहा है, मतलब ये y की लिमिट है, और यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब x और y तो मतलब y और z तो हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये x की लिमिट है। ठीक, जब वेरिएबल के टर्म्स में लिमिट्स दी जाएंगी ना, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी कि ये किस ऑर्डर में दिया है। इसकी इंपॉर्टेंस तभी है जब आपको कांस्टेंट लिमिट्स दी जाएंगी बच्चों। ठीक, तो यहां पे इसका मतलब सबसे पहले आपको z के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करना है इंटीग्रल को। चलिए आइए करते हैं। तो z के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो बाकी की जो लिमिट्स हैं उनको एज इट इज रहने दीजिए, ओके, और z की लिमिट को केवल ले लीजिए। इस e टू दी पावर x प्लस वाई प्लस जेड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है उसी टर्म को रहने दीजिए, बाकी को आप चाहे तो बाहर कर सकते हैं। तो e टू दी पावर x प्लस वाई को बाहर कर दिया, इंटीग्रल 0 टू x प्लस वाई ई टू दी पावर z, ये dz को अंदर रखा, ब्रैकेट लगाया, dx dy को बाहर कर दिया, सिंपली। ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, तो जैसे ही z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, सो यहाँ पर a है, यहाँ पर 0 टू x है, e टू दी पावर x प्लस वाई है, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा कितना, यहाँ पर आपके पास e टू दी पावर z को इंटीग्रेट करोगे तो e टू दी पावर z डिवाइड बाय कुछ नहीं, यही आएगा, और 0 टू x प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में यही इसका इंटीग्रल होगा। तो e टू दी पावर z x प्लस वाई, ओके, ये लिमिट आ गई, एंड dx dy,
लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे z की जगह पर, तो z की जगह पर e टू द पावर x प्लस वाई आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो e की पावर 0 यानी कि 1। सो आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों, इट्स 0 टू a 0 टू x e टू द पावर x प्लस वाई, ब्रैकेट में आ जाएगा अपर लिमिट पे e टू द पावर x प्लस वाई माइनस 1 और ये dx और ये dy विद्यार्थियों। अभी दूसरा जो इंटीग्रल है वो किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म होना है, y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म होना है। सो आपके पास में आएगा रिजल्ट 0 टू a एंड क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म होना है, सो आप चाहो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। तो जब मल्टीप्लाई कर लोगे सो आपके पास में आ जाएगा 0 टू x, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस वाई माइनस e टू द पावर x प्लस वाई। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ dx और यहाँ dy है ना। अपन लोगों को क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो एक काम करते हैं कि भाई यहाँ पर y ले लेते हैं, ठीक है, और x को बाहर कर देते हैं। ये y ले लिया ब्रैकेट और ये dx ले लिया। तो जब यहाँ पर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि लिमिट x के टर्म्स में दी हुई है, तो ये y के लिमिट्स हैं, तो ये आ जाएगा 0 टू a। यहाँ पर जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो पहले तो देखो बच्चों यही आना है e टू द पावर 2x प्लस वाई। और इंटीग्रेशन की एक खासियत होती है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 डिवाइड में, माइनस यहाँ पर ये e टू द पावर x प्लस वाई एज इट इज, और लिमिट आ जाएगी 0 टू x और ये dx एज इट इज, है ना। ये लिमिट्स आ गई। अभी आप क्या करोगे, जहां जहां पर भी y है वहां वहां पर x लिखोगे। सो आपको मिलेगा बच्चों दिस इज 0 टू a ब्रैकेट, यहाँ पर आप चाहो तो 1/2 को बाहर कर सकते हो। सबसे पहले y की जगह पर x, तो यहाँ y की जगह पर x लिखोगे तो ये 2x हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके 4x, तो ये e टू द पावर 4x आएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट लगाओ, x y की जगह 0 लिखोगे तो ये केवल e टू द पावर 2x, तो ये टू द पावर 2x माइनस यहाँ पर भी सेम काम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाओगे तो y की जगह x लिखोगे तो e टू द पावर 2x और माइनस y की जगह पर 0 लिखोगे तो ये e टू द पावर x आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और बाहर dx आ जाएगा। ठीक, सो आई होप कि यहाँ तक जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट करी है 1 बाय 1 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं, आपको समझ आ रही होगी, क्लियर हो रहे होंगे आप। ठीक है, बिकॉज बच्चों ये सारी चीज़ें तो वैसे बच्चों प्रैक्टिस से ही आएंगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें नहीं आएंगी, अदरवाइज कन्फ्यूजन होने लगेगा। बुक या जो भी रेफरेंस बुक है, इवन मेरी जो वीडियोस हैं, हो सकता है उनको देखने के बाद आपको लगे यार आसान सी चीज़ें कर लेंगे, पेपर में हो जाएगा, लेकिन पेपर के पहले अगर पढ़ाई नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं करी तो नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना है ना। और शुरुआत में अगर प्रैक्टिस कर ली तो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट रहोगे, एग्ज़ाम में नहीं, एग्ज़ाम्स के पहले कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार ये तो मुझे आता है, और उसको कर भी पाओगे, है ना। दिमाग इट्स अ बायोलॉजिकल मशीन, वो हमेशा चीज़ों को याद रखती है, कभी भी भूलती नहीं है, लेकिन उसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर है? नाउ दैट वन, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं अपन लोग। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू a, ठीक है ना। यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 1/2 e टू द पावर 4x, ये 1/2 e टू द पावर 2x और ये 1/-1, ठीक है। तो दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस का 3/2 e टू द पावर 2x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +1 एंड e टू द पावर x आ जाएगा और ये dx। सो अभी आप इसको क्या कर दोगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे और लिमिट्स अप्लाई कर दोगे। सो x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज 1/2 और e टू द पावर 4x डिवाइड में 4 आएगा, माइनस 3/2 e टू द पावर 2x डिवाइड में 2 आएगा एंड प्लस e टू द पावर x, ये आपका आ जाएगा। और पूरे की जो लिमिट्स हैं विद्यार्थियों, ये आएगी 0 टू a, मतलब जहां जहां पर अब x है वहां वहां पर आप a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज 1/8 e टू द पावर 4a अपर लिमिट माइनस 3/4 e टू द पावर 2a प्लस e टू द पावर a। नाउ माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां वहां पर क्या कहते हैं 0 लिख दीजिए,
तो आपके पास में आ जाएगा ये 1/8 माइनस 3/4 एंड प्लस आ जाएगा 1। तो इस वाले पोर्शन को बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाकी इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप e की पावर a कॉमन ले सकते हो, पर मेरी सलाह रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, रहने देना। तो इट्स 1/8 e टू द पावर 4a माइनस 3/4 e टू द पावर 2a एंड प्लस e टू द पावर a एंड माइनस में आपके पास में आ जाएगा ये 1/8। एलसीएम जो है इसका कितना आएगा, 8 ही एलसीएम आएगा। ऊपर आ जाएगा आपके पास में -1 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 6 और प्लस का यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 8। सो 8 + 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, तो इट्स +3/8। तो ये आपके पास में आ जाएगा 3/8। सो दिस इज योर आंसर विद्यार्थियों। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने पास जो भी रेफरेंस बुक है कि क्या यही आंसर आ रहा है। सो ठीक है, यही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 8, 4 एंड प्लस, बाकी उसने ओके यहाँ पर 1/8 कॉमन ले लिया है पूरे में। सो ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया विद्यार्थियों। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने ट्रिपल इंटीग्रल का किया है, जिसमें कि हम लोगों ने बेसिकली किया क्या था, हमने किया था लिमिट्स दी हुई थी और बस उसको पहचान करके सही ऑर्डर में इंटीग्रेट करते चले गए और आंसर आ गया, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, ताकि आपको थोड़ी सी ट्रिपल इंटीग्रल की जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, परफॉर्म करने का तरीका है, वो समझ में आए। एक और क्वेश्चन लेते हैं विद्यार्थियों, इस एक क्वेश्चन को लेते हैं और इस टॉपिक की विषय में और अपनी समझ को विकसित करते हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपके लिए परेशान करने वाला क्वेश्चन है। लिमिट्स को देखिएगा, 1 to e कांस्टेंट लिमिट्स हैं, 1 to log बाय y के टर्म्स में है। तो y के टर्म्स में अगर लिमिट है तो ये x की भी हो सकती है, z की भी हो सकती है, क्लियर है। और तीसरी जो लिमिट है वो 1 to e टू द पावर x है, x के टर्म्स में है, मतलब ये भी जो है वो x की भी हो सकती है, सॉरी ये x के टर्म्स में है, तो ये x के टर्म्स में मतलब ये y की भी हो सकती है और z की भी हो सकती है। सो देयर इज अ कंफ्यूजन, ये किस वेरिएबल की लिमिट है और ये किस वेरिएबल की लिमिट है, ठीक है ना। और ये किसकी है, क्योंकि ये वाली जो लिमिट है ये xz दोनों की हो सकती है, ये वाली जो लिमिट है ये yz की दोनों की हो सकती है, राइट। सो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ये वाला ऑर्डर कि ये किस ऑर्डर में है। जो वेरिएबल अंदर होगा, जैसे dz अंदर है, तो इसका मतलब ये वाली लिमिट z की है, ये वाली जो लिमिट है ये x की है और ये वाली जो लिमिट है विद्यार्थियों ये y की है। तो आप इसी ऑर्डर में इंटीग्रल को परफॉर्म करेंगे। एक बात यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं, शायद मैं डबल इंटीग्रल में बोलना भूल गया हूंगा, बताना भूल गया हूंगा कि कई बार जो ऑथर्स हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसमें वो लोग इंटीग्रल का ऑर्डर पता है कैसा लेते हैं, वो लोग इंटीग्रल का ऑर्डर लेते हैं ऐसा, मतलब ऐसा लेते हैं, ये जो पहला वाला है उसको इससे कोरिलेट करते हैं, दूसरे वाले को इससे करते हैं कोरिलेट और तीसरे वाले को इससे करते हैं, ऐसा भी करते हैं। डबल इंटीग्रल में भी वो यही करते हैं कई बार, लेकिन दिस इज रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट एनी डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, है ना। बिकॉज जब भी हम लोग क्या कहते हैं परफॉर्म करते हैं किसी ट्रिपल इंटीग्रल को, तो इसका मतलब कैसा होता है, जैसे जिस ऑर्डर में आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो उसी ऑर्डर में वो बनना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में, समझाने के लिए बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक इंटीग्रेशन है, कैसा, इस तरह का 0 to x एंड सपोज दैट 0 to, ये कांस्टेंट लिमिट के केस में होता है ना, तो अपन कांस्टेंट लिमिट ही लेते हैं। मान लो कहीं पे लिखा है 0 to a और log y dy ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो भी इसका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन अब अगर मान लो विद्यार्थियों कि आपको इसी को ही x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़े, तो आप कैसे लिखोगे भाई, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम दिस लिमिट, ऐसे ना। तो मान लो आप इसको ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हो 0 to 1 एंड dx, 0 से 1 लिमिट में x के रिस्पेक्ट में। अभी इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 0 to 1 0 to a log y dy dx, मतलब जो पहले से ही एग्जिस्टिंग इंटीग्रल था उसको आपने इंटीग्रेट करा तो वो वाली चीज बाहर आई है, मतलब पहले ये इवैल्यूएट हुआ फिर उसके बाद में ये इवैल्यूएट हुआ है। सो दैट्स व्हाई इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि यही तरीका बेस्ट है किसी भी
ऐसे इंटीग्रल में लिमिट्स और वेरिएबल के बीच में लिंक बैठाने का, ठीक है, कि भाई जो अंदर का है वो अंदर की लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल, जो उसके बाहर का है वो सेकंड नंबर की लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो लास्ट में है वो सबसे बाहर वाली लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि जब हम किसी सिंगल इंटीग्रल पे कोई दूसरा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे या किसी डबल पर किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स हैं और जो पार्ट है वो बाहर आता है, ठीक है। दिस इज माई कंसेप्ट, ठीक। आप इसको अपने जो भी ऑथर हैं उनकी जो किताबें हैं उनमें जिस भी हिसाब से वो क्या कहते हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको थोड़ा एक बार देख लेना कि कहीं गलती ना हो, आपके मार्क्स ना कट जाएं। आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी बुक चलती हो, यूज इट, अंडरस्टैंड इट एंड परफॉर्म, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करिएगा, है ना। मतलब उस ऑर्डर में परफॉर्म करिएगा जिस ऑर्डर में आपकी बुक कह रही है, ठीक है। चलिए आइए फिलहाल अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वाइट वाली लाइन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक। सो द क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप z के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे तो ये 1 to e एंड 1 to log y जो है इसको बाहर कर दीजिए, अंदर आएगा आपका 1 to e to the power x log z dz और बाहर आ जाएगा बच्चों dx dy, ठीक है। तो अभी इसको आप z के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, और बाय पार्ट आप कैसे लगाएंगे बच्चों, बाय पार्ट आपको आता ही होगा। बाय पार्ट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जैसे 1 log z है ना, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो 1 को फर्स्ट फंक्शन मान, सॉरी log z को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। सो log z इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस log का डिफरेंशिएशन 1/z इंटीग्रल ऑफ दिस, तो दिस इज इक्वल्स टू z, z से z कैंसिल, तो दिस इज log z इंटू z माइनस 1। एंड ये जो कैंसिल हुआ बच्चों तो इस 1 का भी इंटीग्रेशन होगा, है ना। हालांकि यहाँ पर अपने को लगाना चाहिए था इंटीग्रल का साइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर यहाँ पर भी इसका एक बार इंटीग्रल होगा बच्चों, तो आपके पास में अल्टीमेटली यहाँ पर z आ जाएगा। सो योर आंसर इन दैट केस यहाँ पर आपके पास में आ जाना है कितना बच्चों, इट्स log z इंटू जेड एंड माइनस में z, और आपके पास लिमिट आ जानी है विद्यार्थियों। इसकी लिमिट कितनी थी, इसकी लिमिट थी यहाँ पर, यस, इसकी लिमिट थी 1 से e टू द पावर x, और ये आपका dx और ये dy एज इट इज आ जाना है विद्यार्थियों। नाउ जब यहाँ पर आप लिमिट परफॉर्म करोगे, है ना, सो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा सावधानी से करना क्योंकि थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, गलती होने की संभावना हो सकती है लेकिन आसान है। z की जगह log e टू द पावर, सॉरी x आना चाहिए था, यहाँ पे z लिख दिया, इसको x कर दीजिए, x माइनस e टू द पावर x, ठीक है ना। अब फिर माइनस, जहां पर भी क्या कहते हैं z है वहां पर 1 लिखो तो ये log 1 0 हो जाएगा z, सो log 1 0, यहाँ पे 0 करिए, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर आप z की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये dx और ये dy। तो अल्टीमेटली ये स्थिति आपके सामने बनेगी बच्चों, है ना। नाउ यहाँ पर ये जो log e टू द पावर x है ना, यहाँ पर log और e कैंसिल होकर केवल x दे देंगे आपको, तो आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 to e इंटीग्रेशन 1 to log y, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास में आ जाना है x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x और ये प्लस 1 dx dy। दिस इज द कंडीशन, ये आपके सामने कंडीशन बनेगी बच्चों। आप चाहो तो इसमें से e टू द पावर x कॉमन ले सकते हो और इसकी जगह पर लिख सकते हो कितना, आप इसकी जगह पर लिख सकते हो डायरेक्ट e टू द पावर x ब्रैकेट में यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना, x माइनस 1, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा और ये प्लस 1। सो अल्टीमेटली अब आपको किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म करना है इंटीग्रेशन, अब आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा बाय पार्ट, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिएगा, इसे सेकेंड, तो आसानी से आप इंटीग्रेट कर पाओगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 to e इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लिखते भी जाइएगा साइड में जो भी आप करें। तो फर्स्ट फंक्शन x माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है ना, एंड देन इसके बाद में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e की पावर x का डबल इंटीग्रल, चेन रूल लगा दिया, सो यहाँ पे फिर e की पावर x आ जाएगा, प्लस
यहाँ पर 1 को इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो यहाँ पर आपके पास में x आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 1 log 1 to log y आ जाएगी बच्चों। ये कुछ स्थिति आपके सामने बनेगी। अब जहां जहां पर भी आपको क्या कहते हैं x दिख रहा है वहां पर log y और फिर -1 लोअर लिमिट लगा के 1 to e ब्रैकेट, यहां पर आप लिखेंगे log y -1 और e टू द पावर log y माइनस, यहां पर फिर से लिखेंगे क्या विद्यार्थियों, यहां पर आप लिखेंगे फिर से इट्स e टू द पावर log y एंड प्लस यहां पर लिख देंगे आप log y एंड नाउ माइनस, जहां जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पर 1 लिख दीजिए। यहां पर क्या कहते हैं 1 लिखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है, खत्म ये वाला टर्म। यहां पर e की पावर x में x की जगह 1 लिखेंगे तो ये माइनस में e की पावर 1 आ जाएगा, फिर यहां पर x की जगह 1 लिखेंगे तो ये प्लस में 1 आ जाएगा। अल्टीमेटली ये स्थिति आपके सामने बनेगी और लास्ट में आपके पास में यहाँ पर ये dy तो रहेगा ही रहेगा, dy को रहने देना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों और देखिए कि आपके पास में क्या आ रहा है, इट्स 1 to e एंड ब्रैकेट आप लगाएंगे। यहाँ पर e की पावर log y है तो e और log कैंसिल होकर केवल y दे देंगे, ये आ जाएगा log y -1 और यहाँ पर आपके पास में y माइनस, ये भी केवल आपको y दे देगा विद्यार्थियों, और यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा ये बच्चों log y और ये प्लस का e और माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा dy। अल्टीमेटली ज़रा देख लो, अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही हो तो उसको कैंसिल भी कर सकते हो, माइनस प्लस हो रहा हो तो माइनस प्लस भी कर सकते हो। वैसे कुछ नहीं हो रहा है, ये y और y जोड़ के 2y हो रहा है, तो अपन लोग इसको कर देते हैं 2y और यहाँ पर ये हो जाएगा y log y माइनस 2y प्लस log y, है ना। इसमें से वैसे log y और log y अगर कॉमन ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो अपन क्या कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन लेने के बाद में अपने पास में आ जाएगा y -1 और log y, ये अपने पास में स्थिति बनेगी, ठीक है। ये माइनस का 2y, ये प्लस का e और ये माइनस का 1 और ये dy। तो कुल मिला के बच्चों x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करने के बाद में और लिमिट्स लगाने के बाद में ये स्थिति तुम्हारे पास बनने वाली है। अभी आइए इसको लास्टली y के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक। लास्ट में बच्चों अब इसको y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है और लगभग पूरा क्वेश्चन हो गया है। फिर से यही बात दोहराऊंगा मैं कि थोड़ा ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन को करते समय कि कहीं गलती ना हो। माइनस प्लस लिमिट्स को सही जगह लगाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में लास्ट में, तो यहाँ पर y -1 है विद्यार्थियों और y है, तो इसे मानिएगा विद्यार्थियों फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम जानते नहीं है, इसको मानिएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर आएगा इट्स अ log y एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा y²/2 और माइनस में y, ठीक है ना। माइनस फर्स्ट का क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/y आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा सो ये आ जाएगा आपके पास में y²/2 माइनस का y, और एक बार और इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा, ठीक है ना, dy, ये एक बार और इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा। और पूरे की लिमिट कितनी आएगी, पूरे की लिमिट आएगी आपके पास में 1 to e। नाउ अब आ जाते हैं यहाँ पे माइनस में, माइनस 2y का इंटीग्रेशन कितना होगा, इट्स 2y²/2 और लिमिट आएगी 1 to e, सबके ऊपर लगाते जा रहे हैं लिमिट। और e -1 कांस्टेंट है ना, तो e -1 को रहने दीजिए, एक y आ जाएगा इंटीग्रेशन का और लिमिट आ जाएगी आपके पास में 1 to e। तो इस तरह से हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करते हुए लिमिट आप लगा देंगे विद्यार्थियों। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है मेनली, सो दिस इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने से पहले आप इंटीग्रेशन और कर लीजिए ये वाला, और उसके बाद में फिर काम करते हैं अपन लोग। सो ये y²/2 माइनस में y, माइनस यहाँ पर ये एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा तो केवल y बचेगा, फिर उस y को y के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करोगे तो वो हो जाएगा आपका y²/4, 2 पहले से था, एक 2 और आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, ठीक है ना, और पूरी की लिमिट आएगी 1 से e, ठीक, ये ब्रैकेट प्लस माइनस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y² माइनस y² अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस e -1
एंड y की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये e माइनस 1 फिर से आ जाएगा। तो ये स्थिति बनेगी विद्यार्थियों आपके सामने। अभी थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखिए, और अभी के कहते हैं जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास में अल्टीमेटली प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा जब ये माइनस होगा बच्चों। ठीक है, सो अब लिमिट्स लगाना शुरू करिए टर्म वाइज। वहां पर तो लग गया, इसमें लगाइए। तो आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे y की जगह पर आप लिखेंगे e, सो दिस बिकम log e, है ना। यहां पर हो जाएगा आपके पास में e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में e अपर लिमिट, ठीक है ना। और यहां पर आप लगाएंगे तो इट्स e स्क्वायर अपॉन 4 अपर लिमिट। नाउ माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट जहां जहां पर भी y दिख रहा है वहां 1 लगाइए, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो log 1 इज 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां पर क्या कहते हैं 1 लिखेंगे y की जगह पर, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस, और ये ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाली चीज आएगी। ये आप अपना y स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहने दीजिए यहाँ पर, नॉट y स्क्वायर बच्चों, e स्क्वायर आना चाहिए था। आई थॉट e स्क्वायर एंड प्लस e माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ और आगे बढ़ते हैं। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल्स टू अब भाई ये log e की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका e स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में e, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में e स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस का 1 अपॉन 4। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज e स्क्वायर प्लस का 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस का e माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो खोल भी सकते हो इसको होल स्क्वायर की डेफिनेशन की मदद से, तो वैसे कर ही देते हैं ना, क्या दिक्कत क्या है, क्योंकि जो चीज़ें कटनी होंगी वो कट जाएंगी। सो ये आ जाएगा आपके पास में e स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2e। सो ये e स्क्वायर से ये वाला e स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए बच्चों, है ना। और ये एक 2, देखो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों e स्क्वायर है, दोनों मिलके हो जाएंगे आपके पास में e स्क्वायर अपॉन में 4 बच्चों, ठीक है ना, प्लस में। ठीक, कहीं गलती तो नहीं है, है ना जहाँ तक। सो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा ये प्लस का e स्क्वायर अपॉन 4। अभी इसको बस ये गलती हो रही थी, है ना। सो अब ये एक e स्क्वायर बाय 4, ये e स्क्वायर बाय 4 जब जोड़ेंगे सो ये आपके पास में हो जाएगा 3e स्क्वायर, है ना, 3e स्क्वायर बाय 4। ठीक, तो ये दोनों जुड़ गए, ये माइनस e और ये माइनस का 2e मिलके हो जाएंगे माइनस का 3e। यहाँ पर क्या कहते हैं आपका हो जाएगा 1/4 माइनस का 1 और 1 2, और 2 माइनस 1/4, तो 2 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7/4। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका प्लस का 7/4। ठीक है, सो मेरे हिसाब से बच्चों ये आपका आंसर आना चाहिए। बुक से ये आंसर मैच इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज बुक में एक जगह पर क्वेश्चन में कुछ और लिमिट दी थी एक्स की, और परफॉर्म करते समय उसको 0 to log y कर दिया उसने। सो आई होप कि हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जो पूरा का पूरा क्वेश्चन किया है हमने इस बात का ध्यान रखा है कि उसमें कहीं पर भी गलतियां ना हो। फिर भी अगर कहीं माइनस प्लस की गलती हो रही है, कहीं पे कुछ माइनस प्लस में मैंने गड़बड़ कर दी है, तो आप उसको देखकर चेक करके अपने लेवल पे ठीक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। सो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए हमने वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया, ये आपके लिए लाभदायक रहा होगा, है ना। हमारे बहुत सारे जो कोर्सेस हैं, फ्री कोर्सेस हैं, कॉलेज पेड कोर्सेस हैं, और जो स्कूल के कोर्सेस हैं वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध हैं। आप वहां जाके अपनी सुविधा अनुसार जो लेना चाहें ले सकते हैं, फ्री में पढ़ना चाहें फ्री में भी पढ़ सकते हैं। अपने डाउट्स हेल्प चैट या कमेंट बॉक्स पे, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं पूछ सकते हैं, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेके जाइए, विदाउट प्रैक्टिस मजा नहीं आएगा, है ना, क्लास को फिनिश करने का। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हमेशा दे के ही जाना चाहिए, ऐसी आदत भी मुझे बना लेनी चाहिए। सो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं। नंबर 1, दिस इज योर होमवर्क। इट्स अ 0 to 1, 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज x y z dx
डी वाई डी जेड। ठीक, सो इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, z के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, एंड देन लास्टली किसके रिस्पेक्ट में होगा विद्यार्थियों, x के रिस्पेक्ट में होगा। इसको सॉल्व जब कर लोगे तो जो पूरा आंसर है लास्ट में वो आएगा 1/48। ठीक है, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो दूसरे वाले को कांस्टेंट रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ विद्यार्थियों में आपको, ठीक है, इसको भी ट्राई कर लीजिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 2 प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है 0 to 1 0 to 1 एंड 0 to 1 0 to 1 e to the power x plus y plus z dx dy dz dx dy dz इज इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है e-1 का होल क्यूब। ये एक क्वेश्चन है, ठीक, ये प्रूफ करने वाला है, प्रूफ कर लीजिएगा। एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैव गिवन यू, इसको भी ट्राई कर लीजिएगा विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, सो यू हैव टू टेक इट। दिस इज इक्वल्स टू दिस इज 0 to log 2 है ना, फिर है 0 to x, ठीक है, और फिर है क्या कहते हैं 0 to x प्लस log y, ठीक है ना, e to the power x प्लस y प्लस z dx dy dz। लिमिट से कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए कि कौन किसकी लिमिट है, वो आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसका रिजल्ट मैं बता के चला जाता हूँ, इट्स 8/3 log 2 एंड माइनस 19/9। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर आपकी और पकड़ मजबूत हो जाएगी। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन पार्ट है सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने में, उसके कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं।